दोस्तों एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो इसको जरूर से चेक कर लीजिएगा। सो यूएस बाजार दोस्तों अभी के समय ऊपर है। डाउ जोन्स अभी 163 पॉइंट्स ऊपर है। नैस्डैक में अच्छी तेजी है 1.32% की। रीजन क्या है इसके पीछे का? एनवीडिया के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। 70% ग्रोथ की गाइडेंस इसने दी है, पिछले वीडियो में बातचीत की है। 8% ऊपर है स्टॉक। वैल्यूएशन देखो 28 का पी है सिर्फ। तो बबल के ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही थी इन कंपनीज में कि एआई कंपनीज में बबल है। जो ईटीएफ अपने पास में है, अगर आपके पास में है, होल्ड कर रहे हो, तो उनमें कोई घबराने वाली बात थी नहीं। बस उसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो नया जो बायर है ना वो नहीं खरीदे ऐसे प्रीमियम को ले, क्योंकि उसमें रिस्क काफ़ी होता है। जब भी गिरेगा तो वो प्रीमियम जाएगा तो काफ़ी नुकसान होगा। लेकिन जो बैठ गया है, राइड कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एआई बबल नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि देखो वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी है, 28 का पी है। और ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका था। बबल देखने के लिए आपको देखना होगा कि नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो नंबर्स अगर एस्टिमेट से ऊपर है, क्योंकि एस्टिमेट के अंदर जो वैल्यूएशन होती है वो सब आ जाती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। 2000 में क्या हुआ था, 2000 में आईटी बबल, ये जो टेक बबल था, कैसे बर्स्ट हुआ था, उसके ऊपर भी हमने बात की थी। तो वही चीज़ है, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। कल देखते हैं हमारी जो डेटा सेंटर कंपनीज है वो कैसा परफॉर्म करती है। इसके बाद में ब्रांड को देख लेते हैं, तो 1% ऊपर है। साथ में गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 48 पॉइंट्स ऊपर है, कुछ खास नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ जिसमें हम रुपीज़ की वॉलेटिलिटी को देख पा रहे हैं। रुपीज़ के ऊपर अभी कुछ आ नहीं रहा है आर्टिकल्स वगैरह, कोई डर की बात नहीं है कि रुपीज़ बहुत नीचे जा चुका है, यूएसडी काफ़ी ऊपर जा चुका है। क्योंकि रुपीज़ की जो वॉलेटिलिटी है ना दोस्तों, वो 10 महीने के लो पे आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अगस्त के अंदर ये 3 पे है, जो कि 9 पर पहुंच गई थी। ये वॉलेटिलिटी का चार्ट है। अक्टूबर 2025 से वॉलेटिलिटी बढ़ रही थी, यानी रुपीज़ गिर रहा था बहुत तेजी तेजी से, और अभी के समय आप देख सकते हैं रुपीज़ ने गिरना बंद कर दिया है। सो इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में दिखाऊं तो एक महीने में हम कोई खास नहीं गिरे हैं। उसके बाद में अगर मैं आपको एक साल का डेटा दिखाऊं तो एक साल में यहाँ पे अच्छी तेजी आई थी, बट अभी हम साइडवेज जोन में जा चुके हैं। सो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है? देखो अभी आरबीआई ने क्या किया है, डॉलर बाय करना शुरू कर दिया। ये बस एक थोड़ी सी दिक्कत की बात है। देखते हैं आगे चल के डॉलर फिर बढ़ना शुरू करेगा या फिर नहीं। क्योंकि आरबीआई ने किया क्या था, सबसे पहले डॉलर्स बेचे थे। आप देख पा रहे हैं जो नीचे बाहर है, ये सेलिंग है, ठीक है। फरवरी के बाद में, फरवरी को लास्ट टाइम बाय किया था आरबीआई ने, उसके बाद में अभी जून में बाय किया है, छोटी सी बाइंग है। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। और सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये है, ये डेटा आपके सामने जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडियंस ने मोर देन 456 मिलियन डॉलर्स बाहर भेजे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, इक्विटी के अंदर और डेट के अंदर, जून के अंदर। ये हाईएस्ट मंथ है हिस्ट्री का जिसमें इंडियंस ने बाहर के मार्केट के अंदर काफ़ी हैविली इन्वेस्ट किया है, इक्विटी के अंदर और डेट के अंदर। सो ये डेटा काफ़ी नेगेटिव है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली हम डॉलर्स को और ऊपर जाता हुआ देखेंगे, रुपीज़ को और नीचे गिरता हुआ देखेंगे। अब देखिए आते हैं हम उस टॉपिक के ऊपर जो आज के फर्स्ट वीडियो में बात की थी मैंने आपसे, जिसमें हमने देखा कि एआई किस तरह से फार्मा सेक्टर को बूस्ट कर रहा है। सो एआई की वजह से कैसे फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है, क्यों अच्छा आगे और कर सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन सी कंपनीज में फ़ायदा हो सकता है, उनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, वो चेक करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या रीज़न है एआई का इन फार्मा कंपनीज को ग्रोथ दिलाने के पीछे का। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं किसी भी फार्मा कंपनी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, डिस्कवरी फेज होता है। डिस्कवरी यानी वो सॉल्यूशन को फाइंड करती है, डिस्कवर करती है, उसको ढूंढती है, ठीक है। ट्रेडिशनल यानी एआई से पहले कितना टाइम लगता था, 5 से लेकर 6 साल लगते थे। अभी एआई आ चुका है, रिसर्च करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो कितना टाइम लगता है, 1 से लेकर 2 साल लगते हैं। 70% फास्टर। फेज़ 1 की जो सक्सेस रेट थी पहले 40 से 65% थी, अभी 80 से 90% आ चुकी है। 25-30 परसेंटेज का जंप है यहाँ पे। फेज़ 2 पहले जो सक्सेस रेट थी 45 थी, 75 हो चुकी है, ठीक है। लागत थी बेसलाइन पे, अभी ये 40 से लेकर 60% लोअर हो चुकी है। सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा परसेंटेज है ये, ठीक है। ओवरऑल लागत हम देखें तो ये भी देखो 25 से लेकर 40% कम हो चुकी है। अभी आपने देखा कि कैंसर की दवाई बनाई है, वैक्सीन बनाई है, जिसमें आई थिंक 40% अभी सक्सेस रेट आई है। ये सब एआई के दम पे हुआ है। सो एआई की वजह से इन कंपनीज को रिसर्च करने में काफ़ी जल्दी होगी, लंबा टाइम नहीं लगेगा, प्लस इनकी लागत कम आएगी,
तो स्पीड में काम होगा, जल्दी अप्रूवल मिलेगी, जल्दी टेस्टिंग होगी, जल्दी फिर कमर्शलाइज होगी इनकी जो दवाइयाँ होगी, और उसकी वजह से जल्दी इनके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये पॉइंट है जिस वजह से ये जो कंपनीज है ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी है। तो सीडीएमओ का जो बिजनेस है ना वो अच्छा कर सकता है एआई की वजह से। जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होती हैं उनके अंदर अच्छी तेजी आ सकती है, जिसमें आप कंपनीज के नेम्स देख सकते हैं। डिविस लैब सबसे ऊपर है, उसके बाद में ये सब कंपनीज है। स्क्रीनशॉट आप इसका लेके चलिए। 2 दिन छुट्टी है कल के बाद, तो होमवर्क है आपका इन कंपनीज को देखिए। काफ़ी सारी कंपनीज ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुकी है, कुछ कंपनीज ब्रेकआउट कर रही है, जैसे आरती ड्रग्स है उसके अंदर भी अच्छी तेजी चल रही है, कुछ कंपनीज अभी भी रिवर्स कर रही है। ठीक है, क्या हम इनमें लेट हो गए? जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा लेट तो हो चुके हैं, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे चल के जब भी कोई करेक्शन होगा तब देखेंगे। एक ऑप्शन आपको सिंपल से बता देता हूँ, HDFC फार्मा हेल्थ केयर फंड डायरेक्ट। ये HDFC की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक कैटेगरी है जिसमें हेल्थ केयर और फार्मा है, यानी सेक्टोरल फंड है। बहुत रिस्की है, अगर ये सेक्टर खराब करेगा तो पूरा फंड नीचे जाएगा। ठीक है, एक साल में 26% ऊपर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जिट लोड एक साल का नहीं है, यहाँ पे 30 दिन का है, यानी कम से कम 30 दिन आपको रखना पड़ेगा अगर एग्जिट लोड बचाना है तो। और 30 दिन बाद आप सेल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। साथ में अगर आप देखोगे तो अब इसके अंदर भी वही कैटेगरी है, अगर जिसका AUM कम है ना उसमें अच्छी ग्रोथ है। एक साल में यहाँ पे 23% के रिटर्न है वाइट ओक। तो आप क्या कर सकते हैं, फंड्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। अगर आप देखोगे अपनी एप्लीकेशन में फार्मा करके सर्च करोगे तो इतने सारे फंड्स आपको मिल जाएंगे, तो उनके ऊपर स्टडी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेट हो चुके हैं, लेकिन देखते हैं कब नेक्स्ट करेक्शन आएगा। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक के बेसिस पे हम बात करें, डिविस लैब को काफ़ी पहले से डिस्कस करे थे एक्सपोर्ट के अंदर। अबाउट इंडिया, इंडियन जो ग्रोथ है वो इंडियन ड्रिवन है। ठीक है, बाकी एक्सपोर्ट वाली कंपनीज में इसका फायदा होगा, जो कि डिविस है, टोरेंट फार्मा है, उन कंपनीज को अपन चेक करें। बाकी और कंपनीज के नेम्स मैंने आपको दे दिए, फंड्स आपको मैंने बता दिए, तो उनके ऊपर आप अपनी स्टडी करिएगा। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं, एक न्यू कंपनी के ऊपर भी स्टडी करते हैं। यहाँ पे आपके जो भी कमेंट्स आते हैं मैं कोशिश करता हूँ उन कंपनी को डिस्कस करने की, जैसे पहले आपार किया था। एक और कंपनी एक बार अपन उसको चेक करते हैं, बट उससे पहले एक कंपनी है जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। 6% स्टॉक गिरा है। देखो फाइनली एक रिवर्सल का मौका बना था, नंबर्स अच्छे गए थे, वैल्यूएशन ठीक थी, बट एक न्यूज़ आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि ITC इन्फोटेक अक्वायर कर सकता है 22% कंपनी, यानी हैप्पीएस्ट माइंड को। और उसके बाद में ये भी मेंशन कर रखा है कि 44% भी खरीद सकता है। एस्टिमेट क्या भाव होगा स्टॉक का? 390 से लेकर 400 रुपीज़ पर। अभी क्या है, 420 है, तो 400 या 390 रुपये पर ITC इन्फोटेक को मिलेगा। तो अभी इन्वेस्टर क्यों 420 में खरीदेंगे? तो इस वजह से ये बड़ा झटका लगता हुआ देखने को मिला है। तो टेक्निकल्स में सिचुएशन ठीक होने की कोशिश थी, अगर ये ब्रेकआउट आता तो फिर अगले रेसिस्टेंस को देखते हैं जो कि 50-60% ऊपर था, बट देखते हैं होगा नहीं होगा। फिलहाल नंबर्स अच्छे गए थे, इसके वैल्यूएशन सही हो चुकी है, पहले के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में आ चुकी है। सो जो कंपनी है इसका नाम है विंटेज कॉफ़ी। ठीक है, 6% की तेजी, कई लोग इसको अगला VBL कहते हैं, यानी FMCG के अंदर एक अच्छी ग्रोथ कंपनी कहते हैं, जो अभी हमको मिल नहीं पा रही है। ठीक है, कुछ कुछ कंपनीज आती है, नई नई कंपनीज आती है, कुछ 1-2 महीने चलती है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दे पाती है। तो यहाँ पे ऐसा क्या है उसको चेक करते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं इसके रिजल्ट कैसे गए। तो प्रॉफिट इसका बढ़ा 50-60% के साथ में, सेल्स इसके 60% बढ़ गई है, मार्जिन इसके बढ़ गए हैं, 17 से 19 हुए हैं। तो सब कुछ ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे Q1 के अंदर। अब हम देखेंगे कंपनी का काम क्या है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा के अंदर, इंस्टेंट जो कॉफ़ी बनती है ना उसको ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है। मतलब भारत से इसकी कमाई काफ़ी कम है। डोमेस्टिक अगर आप देखोगे तो 20% ही पैसा भारत से आता है, साउथ ईस्ट एशिया से 9% आता है, मिडिल ईस्ट अफ्रीका से 35% आता है, रशिया से 23% आता है, यूरोप से 13% आता है। तो इसने डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छा कर रखा है कंट्रीज़ में। लेकिन कस्टमर में अगर आप देखोगे ना, टॉप 5 कस्टमर्स इसको 38% कमाई देते हैं, रेवेन्यू देते हैं, जो पहले 45 था। तो ठीक है, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन कंट्रीज़ में अच्छा है। मार्केट कैप ओनली 2,000-2,500 करोड़ का है। वैल्यूएशन देखें तो ओनली 32 की है, यानी 50-60-70 की वैल्यूएशन नहीं है। अब हम देखते हैं इसका पास्ट का इतिहास कैसा है। ये सेल्स ग्रोथ आपके सामने, 36 के बाद में 62, 131, 300, 600, तो बहुत
अच्छी ग्रोथ है ये, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। प्रॉफिट हम देखें तो 12 करोड़ का नुकसान था 22 में, उसके बाद में 3 करोड़ प्रॉफिट, 11 उसके बाद में 40, अभी 78। तो प्रॉफिट भी रॉकेट बने हुए हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ क्वार्टर, ये जो क्यू के बेसिस का डेटा है, देखो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छी ग्रोथ थी, बट ये जो ग्रोथ है ना, ये थोड़ी सी अटक चुकी है। ठीक है, 20-20 करोड़ के आसपास की ग्रोथ है, क्यू बेसिस में आ नहीं पा रही है। अब देखो यहाँ पे एफ ने तो स्टेक इंक्रीज किया है, ये जो बार्स आप देख रहे हैं देखो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। डी ने भी बाइंग की है। ठीक है, तो ये दोनों आसानी से तो किसी कंपनी में अपना स्टेक इंक्रीज करेंगे नहीं, बट ये भी समझो इनके लिए चिल्लर्स है। 2000 करोड़ की कंपनी में पैसे डालना, 1-8% खरीदना या 2-5% खरीदना, ये 9-5%, ये चिल्लर्स होता है। तो ये मत सोचना कि यार डी तो हैविली बाय करिए एफ उनके लिए चिल्लर्स है, ये कुछ करोड़ रुपए फेंकेंगे तो इसमें आ जाएगा इनका परसेंटेज। ठीक है, तो इसको इतनी वैल्यू नहीं देके हम फाइनेंशियल्स को देते हैं, और सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको देनी है फ्यूचर को। कंपनी ने Q1 कैसा दिया देख लिया आपने, Q2 कैसा आएगा और अगला साल कैसा आएगा, उससे पहले अपन Q2 देखते हैं। अब देखो यहाँ पे कंपनी ने जो गाइडेंस दी है 3 अगस्त को Q2 के लिए, वो काफ़ी अच्छी दी है, अच्छे वॉल्यूम्स आएंगे, रेवेन्यू गाइडेंस अच्छी है। ठीक है, फुल फिजिकल ईयर की भी गाइडेंस अच्छी है। स्पेसिफिक हम देखते हैं गाइडेंस कैसी है, सेल्स इन वॉल्यूम को देखते हैं तो 2300 से लेकर 2400 मेट्रिक टन्स आएगा Q2 में। ऑपरेशनल बाउंस बैक आएगा, ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे कंपनी ने कही है। Q1 में हुआ क्या था, लीन फेज था, क्योंकि 15 से लेकर 20 दिन का एनुअल मेंटेनेंस शटडाउन हो गया था प्लांट्स के अंदर, यानी कुछ प्लांट्स बंद करने पड़े थे मेंटेन करने के लिए उनको, तो वो शटडाउन था 15 से लेकर 20 दिन का। Q2 में ऐसा नहीं होगा, तो हायर सीक्वेंट स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी Q1 के कंपैरिजन में Q2 अच्छा आएगा। तो जो क्यू के बेसिस पे ग्रोथ हम देख पा रहे थे जो अभी नहीं थी, वो आपको Q2 में मिलेगी। तो ये कंपनी का कहना है। अब हम क्या करते हैं, टेक्निकल चार्ट को देख लेते हैं। देखो टेक्निकल चार्ट इतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा प्रॉफिट एंड सेल्स का डेटा है, वो मक्खन डेटा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी मंदी, जिसमें स्टॉक 50-60% भी गिरा था, उसके बाद में 400-500% भी बढ़ा था, तो ये देखने को मिला है। यानी टेक्निकल आपको इशारा कर रहे हैं कि इन्वेस्टर का इतना ज़्यादा भी ट्रस्ट बना नहीं है, हो सकता है मार्केट कैप कम हो इस वजह से, लेकिन ठीक है, फाइनेंशियल बेसिस में देखें, अगर हम Q2 के बेसिस में देखें, पूरे फिस्कल ईयर के बेसिस में देखें, तो अच्छी कंपनी दिख जाती है। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जस्ट रेसिस्टेंस की बात कर सकते हैं Q2 के लिए, जो कि एक स्विंग यहाँ पे कंप्लीट होता है तो जस्ट 15% का गैप है। ठीक है, तो 15% के गैप के लिए रिस्क लेना है तो देख सकते हैं। बाकी फिलहाल अगर कोई Q2 अच्छा आता है, कुछ बड़ा ब्रेकआउट आता है, तब देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फिर जो ग्रोथ आती है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो जो भी क्वेश्चन कर रहे थे, इस कंपनी को इस तरह से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप चेक कर लेना, आज जस्ट 2 ही वीडियो, मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।